हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं। चैप्टर का हेडिंग लगा लीजिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो फर्स्ट इसका हम कुछ बेसिक सीख लेते हैं कि सॉल्यूशन किसे बोलते हैं। तो हम पहले सॉल्यूशन के बारे में सीख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारे पास दो चीज होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो दोनों के मिक्सर को ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो फिर अब सीखते हैं सॉल्यूट किसको बोलते हैं और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। सॉल्यूट जो स्मॉलर इन अमाउंट होता है, सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में रहता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ज्यादा मात्रा में रहता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। बिगर इन अमाउंट या फिर लार्जर इन अमाउंट कुछ भी बोल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं जैसे कि शुगर सॉल्यूशन या फिर सिरका जिसको बोलते हैं या फिर चीनी का घोल कुछ भी बोल सकते हैं। उसमें हमारा दो चीज का मिक्सर है, एक शुगर है और प्लस वाटर है हमारे पास। तो शुगर इसमें क्या है, सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, या फिर वाटर सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, वो देखेंगे। तो देखिए जैसे शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो शुगर हमारे पास वाटर से ज्यादा अमाउंट में होता है या कम, तो ये वाटर से कम अमाउंट में होता है तो ये हमारे पास हो जाएगा सॉल्यूट, ठीक है। और वाटर क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट हमारे पास हो गया शुगर और सॉल्वेंट हो गया वाटर, और दोनों मिला हो जाएगा सॉल्यूशन, जिसको चीनी पानी बोल सकते हैं या फिर सिरका जो भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब नेक्स्ट हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कितने प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के प्रकार। तो सॉल्यूशन हमारे पास तीन तरह के होते हैं। पहला हो जाएगा सॉलिड, दूसरा हो जाएगा लिक्विड, और तीसरा हो जाएगा हमारे पास गैस। यस, ठीक है। तो तीन प्रकार के हमारे पास होते हैं। अभी दिख नहीं रहा होगा तो चलो चेंज कर देते हैं। गैस, यस, तीन प्रकार के होते हैं हमारे पास टाइप सॉल्यूशन। तो आप एक एक करके सीखेंगे कि सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है। तो पहले हम सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। तो सॉलिड सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसमें सॉल्वेंट हमारे पास जिसमें सॉल्वेंट हमारे पास सॉलिड हो, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसका डिफिनेशन, सिंपल डिफिनेशन हो जाएगा हमारे पास, द सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन which have solid solvent, जिसका सॉलिड सॉल्वेंट होगा वो हमारा सॉलिड सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा इस पे एक एग्जांपल देख लीजिए। दो सॉल्यूशन which have solid solvent,
इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि मरकरी को अगर हम सोडियम में रखें तो Hd विथ वाटर, Hd विथ सोडियम Na, तो Hd क्या है हमारे पास लिक्विड में रहता है, लिक्विड स्टेट में, और सोडियम एक मेटल है। तो जो मेटल है उसको जाहिर सी बात है कि ये सॉलिड होगा हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? लिक्विड सॉल्यूशन हमारे पास होता है, इसका डेफिनेशन है दो सॉल्यूशन which have liquid solvent। लिक्विड सॉल्वेंट जिसमें हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड होता है, उसको हम लिक्विड सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे सॉलिड में भी देखे थे कि सॉलिड में क्या होता है सॉलिड सॉल्वेंट, उसी तरह लिक्विड में होता है लिक्विड सॉल्वेंट, गैसियस में होता है गैस सॉल्वेंट। तो इसका एग्जांपल एक देख लीजिए, जैसे इथेनॉल, इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर का। एक और लिख सकते हैं ऑक्सीजन O2 डिजॉल्व इन वाटर। तो दोनों में देखिए वाटर, तो दोनों हमारे पास क्या है, वाटर लिक्विड में है, तो सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया दोनों एग्जांपल लिक्विड का, लिक्विड सॉल्यूशन का। अब हम देखते हैं इसी में गैसियस देखेंगे आप। तो गैसियस का भी वही हमारे पास है डिफिनेशन कि दो सॉल्यूशन इज डिसॉल्विंग गैस इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? तो गैसियस सॉल्यूशन का डेफिनेशन उसी प्रकार होगा कि दो सॉल्यूशन which act, those solution in which gas act as a solvent। मतलब जो सॉल्यूशन में गैस हमारा सॉल्वेंट की जैसा काम करता है उसको हम गैसियस सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल N2 हो गया, O2 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इसको इस तरह भी लिख सकते हैं मिक्सचर ऑफ N2 नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर, या फिर मिक्सचर ऑफ O2 ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर। ठीक है, तो इस पे क्या हमारे पास सॉल्वेंट दोनों गैसेस में। अब नेक्स्ट हम ये चैप्टर में हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ने का। क्लास 11 तक पढ़े थे तो इसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन कर लेते हैं, इसको सीखते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लिखते चलिए द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
presenting given quantity of solution. The amount of solute present in given quantity of solution is called concentration of solution. इसको concentration of solution. कंसंट्रेशन को हम इस ब्रैकेट से भी दिखाते हैं, वो सीखेंगे थोड़ा, ये 11th में पढ़े होंगे या फिर 12th में भी पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास है कंसंट्रेशन का डिफिनेशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास दिया हुआ है सॉल्यूशन में, उसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। जैसे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब रख करते हैं। और इस चैप्टर में जैसे अभी सीखे थे सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, स्टेज बताना छूट गया था। सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन होता है ना। तो जो सॉल्यूशन है वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, वो ट्रू सॉल्यूशन होगा। हमको इस चैप्टर में ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस किसको बोलते हैं, जो यूनिफॉर्मली सब जगह मतलब सेम होता है, यूनिफॉर्मली होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए ये एक ग्लास है, इसमें हम शुगर सॉल्यूशन बनाए, ठीक है ना। तो शुगर सॉल्यूशन बनाए तो एक चम्मच अगर यहाँ से हम ले रहे हैं, एक चम्मच अगर यहाँ से ले रहे हैं और एक चम्मच यही अगर बीच में जाके ले रहे हैं, तो दोनों में टेस्ट का फर्क नहीं होगा। दोनों में जो जितना मीठा यहाँ पे है उतना मीठा यहाँ पे भी होगा। तो उसी को बोलते हैं हम लोग होमोजेनियस। लेकिन अगर हेटेरोजेनियस पूछ दिया, हेटेरोजेनियस क्या होता है, तो हेटेरोजेनियस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए सब खाते हैं मिक्सचर, तो सब खाते ही हैं। एक रिलायंस मिक्सचर का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हम रिलायंस मिक्सचर को अगर यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो मान लीजिए इसके साथ हमारे पास आ गया बादाम, आ गया जो चीज है वो सब आ गया। लेकिन यही अगर हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो ये 100% श्योर नहीं है हम कि यहाँ पे से भी हमारे पास बादाम ही आएगा, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं हेटेरोजेनियस, कि यूनिफॉर्मली सब जगह सेम नहीं डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। इस चैप्टर में हमको ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना था, यही छूट गया था इसलिए हम बता दिए हैं। अब हम कंसंट्रेशन में भी दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरा हमारे पास होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट किसको बोलते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट में हमारे पास आ जाएगा जैसे वॉल्यूम आ जाएगा, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हमारे पास मास आ जाएगा या फिर वेट बोल सकते हैं। केमिस्ट्री में मास और वेट सेम होता है, फिजिक्स में डिफरेंट होता है। तो वॉल्यूम कैसे, अगर कोई चीज का टेम्परेचर बढ़ाते या कम करते तो उसमें वॉल्यूम पे फर्क आता है हमारे पास। लेकिन अगर जैसे कि मेरा वेट अगर 60 kg है अभी, तो अभी गर्मी का मौसम है तो मेरा वेट 60 kg है, और यही अगर ठंड का मौसम आ जाएगा तो मेरा वेट 55 नहीं हो जाएगा, ना ही 70 हो जाएगा, मेरा वेट वही रहेगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट उसको बोलते हैं जिसमें मास वेरी नहीं करेगा, मास सेम रहेगा। लेकिन टेम्परेचर डिपेंडेंट में अगर टेम्परेचर बढ़ाते या घटाते तो उसमें वॉल्यूम में फर्क आता है। तो इससे कुछ देख लेते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट
ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में हमारे पास लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब ये जो लिख रहे हैं सबको एक एक करके हम समझेंगे, लेकिन फर्स्ट हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। सेकेंड लिख सकते हैं हम परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम। थर्ड जाएगा हमारे पास मोलैरिटी। फोर्थ हो जाएगा हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट में मोल फ्रैक्शन। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं। सॉरी, अच्छा ये टेम्परेचर डिपेंडेंट में इसमें मोल फ्रैक्शन नहीं होगा, नॉर्मेलिटी हो जाएगा इसमें। नॉर्मेलिटी। अब फिफ्थ देखते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या फिर पीपीएम ऑफ वेट बाय वॉल्यूम। अब हम देखते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या हो जाएगा हमारे पास वेट बाय परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट। सेकेंड हो जाएगा हमारे पास मोलारिटी। यहाँ पे मोलारिटी था, यहाँ पे मोलारिटी है। यहाँ पे हमारे पास नॉर्मलिटी है, तो यहाँ पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन है। और मोल फ्रैक्शन को हम इसमें x से डिनोट करेंगे और नॉर्मलिटी को हम इसमें n से डिनोट करेंगे, कैपिटल N। मोलैरिटी को कैपिटल M से, मोलर नॉर्मलिटी को कैपिटल N से, मोल फ्रैक्शन को हम h से डिनोट करेंगे। अब ठीक है, अब इसी प्रकार जिस तरह यहाँ पे ppm पार्ट्स पर मिलियन और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो इस पे हम देख लेंगे पार्ट्स पर मिलियन, वेट बाय वेट हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, ये अभी हम डिफाइन करेंगे एक एक करके, ये नोट्स कर लीजिए। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके डिफाइन करते हैं। पहला हमारे पास था परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम किसको बोलते हैं। फर्स्ट हम सीख लेते हैं, जो न्यूमरेटर पे होता है हमारे पास, वो हमेशा हमारे पास सॉल्यूट होता है, और जो डिनोमिनेटर पे होता है वो हमारे पास सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार से हमारे पास आ गया फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ये लेंगे मिलीलीटर पे, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी लेंगे मिलीलीटर पे, और यहाँ पे परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास था वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट बाय वॉल्यूम का हमारे पास था फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम। तो हमारे पास ऊपर का क्या होता है सॉल्यूट, और नीचे वाला हमारे पास होता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये मिलीग्राम में लेंगे और ये ग्राम में लेंगे, सॉरी ये मिलीलीटर में लेंगे, ये ग्राम में लेंगे, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये भी परसेंटेज में है हमारे पास। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास हो गया। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या था मोलैरिटी। मोलैरिटी
इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसका डिफिनेशन होता है हमारे पास नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। चलिए लिख लेते हैं इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter of solution, number of moles of solute dissolved in per liter of solution, dissolved in per liter of solution is called molarity, number of moles of solute। ठीक है, number of moles of solute dissolved in per liter of solution is called molarity। मोलैरिटी होता है हमारे पास m कैपिटल M। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ऊपर में जाएगा क्या हमारे पास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास हो जाएगा per liter of solution, per liter of solution is called molarity। तो हमारे पास इस पे देखिए जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो लेंगे लीटर में, समझे ना। जैसे कि इसके पहले जो किए थे वो ग्राम, और इसके पहले हम वेट बाय वॉल्यूम का किए थे। तो वेट को ग्राम में लिए थे, वॉल्यूम को मिलीलीटर में लिए थे। उसी तरह इसको लेंगे लीटर में। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया लीटर में नहीं देके हमारे पास क्वेश्चन आ गया मिलीलीटर में, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा इसका यूनिट देख लेते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है हमारे पास मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर मोलैरिटी का। तो फ्रेंड्स हमारे पास मोलैरिटी का जो फॉर्मूला था m इज इक्वल टू नंबर ऑफ moles of solute by volume of solution, volume of solution in लीटर पे लेते हैं इसको। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं n से, और वॉल्यूम ऑफ लीटर को VL से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, इसको हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ऊपर की तरफ करते हैं, अब इस पे सीखेंगे हम कि मोल्स कैसे निकालते हैं। तो मोल का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, या फिर एक सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास बाय मोलर मास, ये सबसे सिंपल है याद करने का, मोलर मास, क्योंकि यही याद ही रहता है। गिवन मास को हम बोल सकते हैं, गिवन मास को भी हम बोल सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो वेट हमारे पास क्वेश्चन में रहेगा उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसीलिए हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं गिवन मास। गिवन मास मतलब क्वेश्चन में जो सॉल्यूट का वेट दिया हुआ रहेगा उसी को हम यहाँ लिखेंगे मोलर मास। जैसे कोई एलिमेंट हो गया उसका मोलर मास नीचे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया हमारे पास, उसमें मास है 15 ग्राम, ठीक है, और ऑक्सीजन का मान लीजिए मास दिया 15 ग्राम O2, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका मोलर मास हो जाएगा हमारे पास 16, लेकिन
ऑक्सीजन कितने बार है हमारे पास? 2 बार, तो ये 2 से इंटू हो जाएगा, इसका हो जाएगा 32। तो लिख सकते हैं हम गिवन मास, तो गिवन मास है 15 ग्राम और मोलर मास है 32। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। तो अब आप सीखेंगे कि इसमें जो गिवन मास है या फिर वेट ऑफ सॉल्यूट है उसको हम डिनोट करते हैं W से, और जो मोलर मास है उसको डिनोट करते हैं m नॉट से। ठीक है, तो ये इसी पे हम आगे करते हैं। जैसे मोल्स का फॉर्मूला हमारे पास गिवन मास बाय मोलर मास, तो यहाँ पे मोल से यहाँ हम लिख सकते हैं वेट बाय वॉल्यूम इन लीटर इनटू मोलर मास। तो हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला फिर से एक नया बन गया। ठीक है, मोल अगर दिया हुआ रहेगा डायरेक्ट कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितना है, तो डायरेक्ट इसमें पुट कर दीजिए। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया हुआ है, निकालना है हमारे पास, तो इस पे हम पुट करके मोलैरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे इसके आगे करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।